हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन सोर्स एंड द स्कूल्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। सी, मुस्लिम लॉ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द बिहार जुडिशरी एंड यूपी जुडिशरी, and in Bihar judiciary it even comes in the preliminary examination. So for that reason we need to study this subject in very detail. तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ओरिजिन सोर्स एंड स्कूल ऑफ द मुस्लिम लॉ। देखिए, मुस्लिम लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ द सिविल लॉ विच रेगुलेट द पर्सनल मैटर ऑफ द मुस्लिम। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 44 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है अभी हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ है, एंड फॉर दैट रीज़न जो हिंदू पार्टी है या मुस्लिम पार्टी है वो अपने पर्सनल मैटर में अपने पर्सनल लॉ से ही अभी गवर्न होती हैं। तो यहाँ पे अगर मुस्लिम पार्टी है और कोई उनका पर्सनल मैटर है तो वो अपने पर्सनल लॉ से ही गवर्न होंगे। मुस्लिम लॉ एक सिविल लॉ का पार्ट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हु इज़ मुस्लिम, ये प्रीलिम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे वन लाइन में कोई पूछे कि हु इज़ मुस्लिम तो इसका आंसर होगा हुज़ रिलीजन इज़ इस्लाम, यानी ऐसा इंसान जिसका धर्म इस्लाम है वो मुस्लिम कहलाता है। इस्लाम शब्द का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं। जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि हु इज़ मुस्लिम तो हमें ये तीन पॉइंट बताने पड़ते हैं। पहला है हु बिलीव्स गॉड इज़ वन, यानी जो ये मानता हो कि भगवान एक है। दूसरा हु बिलीव्स इन प्रॉफिट, और तीसरा प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर, यानी कि ये तीन चीज़ों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। हु बिलीव्स गॉड इज़ वन, who believes in prophet and who believes that prophet Muhammad is his messenger। फिर है कि कोई पर्सन मुस्लिम बनता कैसे है। इसके दो वे हैं, या तो वो बाय बर्थ मुस्लिम हो या बाद में वो कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम बन जाए। देखिए, बर्थ के थ्रू यानी कि अगर वो किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है यानी उसके पेरेंट मुस्लिम हैं, अनटिल एंड अनलेस वो अपने 18 प्लस होने पे अपने रिलीजन से रिनाउंस ना करते वो एक मुस्लिम ही होता है। शरियत एक्ट के हिसाब से अगर कोई एक भी पेरेंट मुस्लिम है तो उस चाइल्ड को मुस्लिम माना जाएगा। बट इंडियन लॉ के हिसाब से यहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे को किस धर्म में उसकी परवरिश की गई है, यानी किस रिलीजन में उसको ब्रॉटअप किया गया है, तो वही रिलीजन उस बच्चे का रिलीजन माना जाता है। फिर है कन्वर्जन। अगर कोई भी पर्सन है वो 18 प्लस है और उसके साथ वो साउंड माइंड है तो वो चाहे तो इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है। यहाँ पे दो तरीके हैं इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट करने के। पहला, वो कोई पब्लिक डिक्लेरेशन करे। दूसरा, वो कलीमा रीड कर ले। ये कलीमा है KALIMA। ओके, तो ये था आपका दो वे, यानी कि एक मुस्लिम पर्सन जो है वो बाय बर्थ मुस्लिम होता है या बाय कन्वर्जन। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूसरा है वो है सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ। देखिए, यहाँ पे दो तरीके के सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी में मेन चार हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कुरान। कुरान के बाद सुन्नत या हदीस, फिर है इजमा और कियास। देखिए, कुरान जो है वो एक अरबिक वर्ड कुर्रा से लिया गया है जिसका मतलब है मेंट टू रीड, यानी जिसे पढ़ा जाए। कुरान मुस्लिम लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सारी चीज़ें जो हैं वो कुरान को ध्यान में रखते हुए ही मानी जाती हैं। दूसरा है सुन्नत या हदीस। सुन्नत या हदीस का मतलब जो प्रॉफिट साहिब थे उनका जो कंडक्ट था या उनके जो एक्शंस थे या उनकी जो कही हुई चीज़ें थी उसे जो फॉलो करते हैं वो भी एक तरीके का सोर्स है मुस्लिम लॉ में। फिर है इजमा। इजमा का मतलब होता है कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिसने अपने ओपिनियन यानी अपने विचार व्यक्त किए हों तो वो भी एक सोर्स माना जाएगा मुस्लिम लॉ में। बट इसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्सन जो एक ज्यूरिस्ट है वो एक मुस्लिम हो प्लस उस रिलीजियस मैटर पे नॉलेज हो। फिर है कियास। कियास को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था अबू हनाफिया ने। कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन, यानी एक तरीके का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना। अगर किसी भी मैटर पे कोई कन्फ्यूजन है और उसका आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक लॉजिकल रीजनिंग निकाली जाती है, उसके बाद उस चीज़ को आगे कंसिडर किया जाता है। तो ये भी एक तरीके का सोर्स है मुस्लिम लॉ में। दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। इसमें चार चीज़ें आती हैं। पहला है कस्टम यानी उर्फ। कस्टम में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जो भी कस्टम जो है प्रिवलेंट रहे थे प्रॉफिट साहब के टाइम से लेकर चीज़ों को रखा जाता है।
फिर है जुडिशल प्रेसिडेंट यानी कि प्रीवी काउंसिल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी पुराने जजमेंट हैं उनको। लेजिस्लेचर, जो भी एक्ट पास हुए हैं हमारे कंट्री में मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं बेसिकली, जैसे कुछ Shariat Act 1937, the Dissolution of the Muslim Marriage Act 1939, and the Muslim Women Protection of the Rights on the Divorce Act 1986. फिर है जुडिशल जस्टिस, इक्विटी एंड दी गुड कॉन्साइंस, यही बेसिकली ये इक्विटी की बात करता है। फिर हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स मुस्लिम लॉ के। देखिए यहाँ पे दो सेक्ट होते हैं मुस्लिम लॉ में, सुन्नी और शिया। बेसिकली ये दो स्कूल अराइज तब हुए जब प्रॉफिट साहब के बाद ये क्वेश्चन रेज हुआ कि उनके बाद अब कौन उन्हें फर्दर सक्सीड करेगा। तो इस मैटर को लेके डिस्प्यूट हुआ और यहाँ पे जाके दो सेक्ट के बीच में पार्टीशन हो गया, एक थे सुन्नी और दूसरे थे शिया। बेसिकली शिया में सुन्नी में 4 स्कूल हैं। हनाफी स्कूल को जो शुरुआत थी वो अबू हनाफिया ने की थी। अबू हनाफिया ने ही कियास, जो हमने अभी पढ़ा था, जो सोर्स है मुस्लिम लॉ में, उसको भी इंट्रोड्यूस किया था। फिर है मलिकीस, शैफी, हनाबली। शिया स्कूल में भी 3 आते हैं, इथानिया, इस्लामिया एंड दी जायदीस। कोई भी मुस्लिम पर्सन है वो अपनी प्यूबर्टी की एज अटेंड करने के बाद अपने स्कूल में चेंजेस कर सकता है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शरियत एक्ट 1937। देखिए शरियत जो टर्म है इसका मतलब होता है, लिटरल जो इसका मीनिंग है वो है पाथ टू बी फॉलोड। लॉ जो है वो एक डिवाइन ओरिजिन माना जाता है इस्लाम में, और इसका मतलब होता है कि जो भी गॉड हमें डायरेक्शन देते हैं वो सारी चीज़ें इंसान को अपने कंडक्ट में लानी चाहिए। वो सारी डायरेक्शन को सारे ह्यूमन बींग को अपने कंडक्ट में फॉलो करनी चाहिए, और दिस डायरेक्शन ऑफ द गॉड ओनली कॉन्स्टिट्यूट शरियत। तो यहीं से आया हमारा शरियत एक्ट 1937। सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का वो ये कहता है कि जब दोनों पार्टीज़ मुस्लिम हो और कोई भी फॉलोइंग मैटर्स डिस्प्यूटेड हो तो वहाँ पर शरियत एक्ट 1937 एप्लीकेबल होगा, जैसे इंटरस्टेट सक्सेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द फीमेल्स, मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, मेंटेनेंस, वक्फ, ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, गिफ्ट एंड द गार्जियनशिप एंड डावर। ये सारे मैटर्स में शरियत एक्ट 1937 ही एप्लीकेबल होगा। अब एक बार हम सारे टॉपिक्स को धीरे फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप कंटिन्यूअसली इसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो माइंड से स्लिप कर जाती हैं और MCQs इस पे आते हैं। क्योंकि मेंस में तो हम आंसर लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ रिकॉल करके आंसर फ्रेम हो जाता है, बट MCQs सॉल्व करते टाइम आपको एग्जैक्ट आंसर टिक करना होता है। तो हम एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहला है मुस्लिम लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ द सिविल लॉ। हु इज़ मुस्लिम, जिसका धर्म इस्लाम हो। इस्लाम शब्द का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। कोई भी पर्सन मुस्लिम तब होता है जब ही बिलीव्स गॉड इज़ वन, दैट ही बिलीव्स इन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। मुस्लिम पर्सन 2 तरीके से मुस्लिम होता है, बाय बर्थ या बाय कन्वर्जन। मुस्लिम लॉ के 2 बेसिकली मेन सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कुरान, सुन्नत या हदीस, इजमा, कियास। सेकेंडरी में आता है कस्टम यानी उर्फ, जुडिशल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड द जस्टिस, इक्विटी एंड द गुड कॉन्साइंस। फिर आता है स्कूल्स, सुन्नी एंड द शिया। सुन्नी में 4 मेन स्कूल हैं, हनाफी जिसे अबू हनाफिया ने फाइंड किया था, मलिकी स्कूल्स, शैफी, हनाबली, और शिया स्कूल में है इथानिया, इस्लामिया एंड द जायदीस। देखिए प्रॉफिट साहब के जाने के बाद जिन्होंने सक्सीड किया था आगे, उनका नाम था अबू बकर। तो ये एक MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है कि प्रॉफिट साहब के बाद जो पहले खलीफ थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था अबू बकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।